आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले कल संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा जी की रचना जो शुचि पर्यावरणम था उसका अध्यापन पूरा किया। आपने उसको अच्छे से लिखा, मुझे प्रेषित किया, मुझे बहुत खुशी है। तो आज मैं उसी अध्याय में अभ्यास में आए समास प्रकरण के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो आप समास के बारे में ज़रूर जानिए और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है वो मुझसे पूछिए। तो आज हमने उसी अभ्यास में आए हुए उसके देखिए हमारा जो प्रश्न आता है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समासानाम च लिखत। ये एक प्रश्न आया है जो मैंने आपको भेजा भी है। इस प्रश्न को देखते हुए मैंने मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना समास के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो हम समास के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप समास से पहले भी परिचित है, एक बार पुनः आप परिचित हो जाएं ताकि जो आप भूल चुके हैं उसे फिर से आप याद कर लें। तो आइए हम आज समास के बारे में जानते हैं। तो समास समास है क्या? सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही उठता है कि समास है क्या। तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में इसकी परिभाषा है समसनम समासः। अब आप देखिए, आपको मैंने शुद्ध हिंदी में इसे समझाया है, तो आप आपकी स्क्रीन पर सीधा लिख कर आ रहा होगा, तो आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए। समास शब्द का या समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। सीधा सीधा अर्थ समास का जो शाब्दिक अर्थ है उस क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप यानी छोटा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना। अगर आप ध्यान पर देखिए, आप कोई भी बड़ी बात होती है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे पीले है वस्त्र जिसके, ये एक बड़ी लाइन है, पीले है वस्त्र जिसके। तो हम क्या कह देते हैं पीले है वस्त्र जिसके को? बोलिए क्या कहते हैं? ठीक है, मुझे पता है आपको इसका उत्तर पता है। ठीक है, आप मुझे लिख कर भेजेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक है, ऐसा ही है नीला है कंठ जिसका। ये इतनी लंबी लाइन है, हमने इसको एक ही वर्ड में कह देना है, एक ही शब्द में कह देना है। तो वही क्या संक्षेप करना, वही क्या कहलाया? समास। तो अब देखिए यहाँ पर भी लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है, माता च पिता च। ये थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा होगा, मतलब जो इसका विग्रह दिख रहा है माता च पिता च, और इसका हमने समस्त पद अर्थात समास बनाया पितरों। ठीक है, अब हमने ये समास बना दिया पितरों। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है कि पितरों अगर समास बना है तो ये किस समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते रहें। सबसे पहले मन में आपने ये जरूर ध्यान देना है, समास का अर्थ हो क्या हुआ? संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण, सूक्ष्म करना, बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहना या एक शब्द में कहना हो। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शायद यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के मुख्यतः मतलब अब देखिए, आपने ये क्लियर हो गया हमारे मन में कि समास है क्या। समास है क्या, ये हमारे मन में अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हमें कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न उठता ही है। आपने हिंदी भी पढ़ी है, हिंदी व्याकरण आपने पढ़ी, वहाँ पर आपको समास के बहुत सारे विवरण मिल जाएंगे। मतलब कि कहीं छः भाग हैं या छः भेद हैं, कहीं पर कितने भेद हैं, मतलब ये संशय आपके दिमाग में बहुत रहेगा। तो अब हम क्योंकि मूल रूप से संस्कृत का अध्यापन कर रहे हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें बताई जाएगी। तो अब हमारे मन में जो प्रश्न आया कि समास के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? समास के मुख्यतः, अब इस बात को आप कोड कीजिएगा, मुख्यतः कितने भेद है? चार भेद हैं। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। अब ये चार भेद कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व।
ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो ये चार भेद क्या है, समास के मुख्य चार भेद हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि समास के छह भेद है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये, परंतु प्रश्न अगर आपका इस तरह से है समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो उत्तर आपका होगा समास के मुख्यतः चार भेद हैं। ठीक है, आपके सामने दो भेद और भी दिख रहे हैं कि इन दो भेदों पर भी बताया जाता है कि ये भी समास के भेद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समास के भेद नहीं है, ये समास के भेद हैं। परंतु तत्पुरुष, अब देखिए जो दूसरा हमारा आया तत्पुरुष, तत्पुरुष के दो प्रमुख भेद होते हैं। अब देखिए तत्पुरुष के भी कितने हैं, दो प्रमुख। यहाँ पर प्रमुख शब्द आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तत्पुरुष के दो प्रमुख भेद होते हैं, कर्मधारय, द्विगु। वैसे तो समासों की पहचान करना बहुत ही आसान है, पहले हम अध्ययन कर लेते हैं, फिर मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं समास की। ठीक है, तो अभी हम इतना ध्यान रखें कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण, बड़ी बात को एक शब्द में कह देना या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है समसनम समासः, इतना आपने याद रखना है। उसके बाद समास के मुख्यतः कितने भेद हुए, चार, ये आपने याद रखना है। और तत्पुरुष के दो भेद कौन कौन से, कर्मधारय, द्विगु। तो एक बार आप समास के चारों भेदों का उच्चारण कीजिए। अब आप बोलिएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। ये द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व। ठीक है, उच्चारित आपने अच्छी तरह से करना है। उसी तरह से तत्पुरुष के जो दो भेद हुए, कर्मधारय, द्विगु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा आता है अव्ययी भाव, आया ना। प्रथम हमारा क्या आया, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो ये समास है, ठीक है, इस समास, पहले आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, लिखा क्या है, अव्ययी भाव। आपको यहाँ पर क्या प्रतीत हो रहा है कि आपने इसमें से कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। हाँ, आपको याद आएगा कि आपने अव्यय जरूर पढ़े हैं, अव्यय। ठीक है, अव्यय आपने पढ़े हैं। ठीक है, और प्रत्यय आपने पढ़े हैं, अव्यय और प्रत्यय आपने पढ़े हैं। अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स में भी। तो जो अव्यय हैं वो शब्द से पहले हो जुड़ते हैं या शब्द के बाद जुड़ते हैं, आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अव्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं या शब्द के बाद जुड़ते हैं। ठीक है, ये शब्द से पहले या शब्द के बाद, तो इसका आपने उत्तर जरूर देना है। तो अव्ययी भाव यानी इसका संबंध अव्यय से जरूर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में, ये मतलब आपने एक याद रख लेना है इस चीज़ को कि इस अव्ययी भाव समास का अव्यय से सीधा सीधा संबंध है। तो अब आइए हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, परिभाषा को पढ़ते हैं। इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, अच्छा, प्रथम पद ये बताने की कोई मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रथम पद क्या होता है और द्वितीय पद क्या होता है। मान लीजिए ये यहाँ पर लिखा है उपग्रामम, लिखा है ना आपके सामने, तो ग्रामस्य समीपे, ये इसका विग्रह किया है। प्रथम पद उप, प्रथम पद ग्रामम, द्वितीय पद ग्रामस्य प्रथम पद या समीपे द्वितीय पद, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, हालांकि ग्रामस्य समीपे इसका विग्रह है, परंतु यहाँ पर उप प्रथम पद, ग्रामम द्वितीय पद। ठीक है, अब देखिए इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, वही प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय बन जाता है। अब देखिए पहले चीज़ें विग्रह होती है,
यानी वो लंबी बात कही है, बहुत लंबी बात है और इकट्ठी कह देनी है। फिर वो जो जुड़ गई, जो बात जुड़ गई या वो जो पंक्ति है वो जुड़ गई, उसमें दो पद जरूर होंगे। जिस तरह से उप में प्रथम पद, उप ग्राम में द्वितीय पद। इस तरह से जो इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास की पहचान यहीं से हो जाएगी। जो प्रथम पद है वो अव्यय होगा। क्या होगा प्रथम पद? अव्यय। और वही प्रधान होता है। प्रधान से तात्पर्य क्या है? उसी का ही महत्व होता है, उसी के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है। ठीक है, प्रधानता किसकी होती है? अव्यय पद की। तथा समस्त पद अव्यय बन जाता है। तो जो समस्त किया हुआ पद है वो क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। यथा उदाहरण आपके सामने दिया है, निर्मक्षिकम। क्या दिया हुआ है? निर्मक्षिकम। इसका जो विग्रह है वो क्या बनेगा? मक्षिकाणाम अभावः। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभावः मक्षिकाणाम, किसका अभाव है? मक्षिकाणाम अभावः। तो यहाँ प्रथम पद निर है, ये आपको दिख रहा होगा, निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम, प्रथम पद क्या है? निर, और द्वितीय पद क्या है? मक्षिकम। तो यहाँ मक्षिका की प्रधानता ना होकर, अब देखिए मक्षिका, मक्षिकम भी लिखा हुआ है यहाँ पर और निर भी लिखा हुआ है। मक्षिका की प्रधानता ना होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। तो यहाँ पर मक्षिका की प्रधानता ना होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। तो इस तरह से आपका ये अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरण आपके सामने ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जितने भी है। उपग्रामम। ठीक है, यहाँ पर उप निर्जनम, निर अनुरथम, अनु प्रतिगृहम, प्रति यथाशक्ति, यथा सचक्रम, स। ये जो मैंने उच्चारित किए ये सारे अव्यय हैं और इन्हीं की इन उदाहरणों में प्रधानता है। तो आपने इन सभी को लिख लेना है, उच्चारित करना है और ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो हमारा अव्ययी भाव समास इस प्रकार से होता है। अब आप इसकी पहचान करने में सक्षम होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तत्पुरुष। दूसरा हमारा समास क्या आता है? तत्पुरुष। यहीं से प्रतीत होता है, तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, या तत्र पुरुष। तत्र कर दें, मान लीजिए हमने तत्र कर दिया, तत्र पुरुष। कुत्र पुरुष? तत्र पुरुष। तत्र कहाँ होता है? यहाँ होता है, वहाँ होता है। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, मतलब समझने के लिए मैं आपको बताता रहा हूँ। तत्र पुरुष, पुरुष कुत्र? तत्र पुरुष। तो तत्र मतलब पहले वाली साइड होगा या दूसरे वाली साइड, मतलब प्रथम पद या उत्तर पद, ये आपने देखना है। ठीक है, तो प्रायेण, अब इसका जो हम डेफिनेशन हम कर रहे हैं, तो प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। इस समास में प्रायः, अब देखिए प्रायः लिखा है ना, तो ये भी आपने ध्यान देना है। इस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब समस्त पद किया जाता है, जब समास किया जाता है, तो क्या हो जाता है? पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप से तात्पर्य हमारा है कि या तो गायब हो जाता है या उसमें समा जाता है। ठीक है, तो ये हमने ध्यान देना है। आपको समझ आया? इस समास में प्राय कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, यानी द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद हमने पढ़ा था ना, ये प्रथम पद और उत्तर पद। ठीक है, प्रथम ग्राम, उत्तर गत। ठीक है, उत्तर पद प्रधान कौन सा होता है? तत्पुरुष। ठीक है, और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। अब आपने विशेषण अगर अच्छे से पढ़ा है, हिंदी भाषा में भी अगर विशेषण पढ़ा है, तब भी आपको समझ आएगा कि पूर्व पद
उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। कौन सा पद करता है? पूर्व पद, पूर्व यानी प्रथम पद। जैसे ग्राम, ग्राम है ना यहाँ पर, ये क्या हो गया? पूर्व पद। उत्तर पद क्या हो गया? गतः, गतः क्या हो गया? उत्तर पद। तो जो पूर्व पद है वो उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। और समस्त पद में, समस्त मतलब जब समास होगा, समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाती है जब वो समस्त हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है ना ग्रामम गतः, ये पूर्व पद है, ग्रामम गतः है उत्तर पद। तो यहाँ पर ग्रामम, ग्रामम क्या कर रहा है? उत्तर पद के विशेषण का कार्य कर रहा है। ग्रामम गतः के विशेषण का कार्य कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, ग्रामम, ठीक है, ग्रामम गतः के विशेषण का कार्य कर रहा है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का क्या हो जाता है? जब समस्त हो गया तो देखिए पूर्व पद में ग्रामम, रामम, रामम आपको पता है ना, तो ग्राम गतः इकट्ठा लिखा, तो यहाँ पर क्या हो गया? ग्रामम, बाद में जो आ रहा है ग्रामम, इसका यहाँ पर लोप हो गया, गायब हो गया, और ये क्या बन गया? ग्राम गतः। ठीक है, यथा उदाहरण के साथ आपको बताया है। राजपुरुष अर्थात हिंदी में है राजा का पुरुष। तो यहाँ पर राजा का के की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो राजपुरुषः, यहाँ राजा की प्रधानता ना होकर पुरुष की प्रधानता है, अतः यह तत्पुरुष है, तत्पुरुष। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये उदाहरण दिए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ग्रामम गतः, ग्राम गतः, शरणम आगतः, शरणागतः, देशस्य भक्तः, देशभक्तः, सिंहात् भीतः, सिंह भीता, भयम आपन्नः, भयापन्नः, हरिणा त्रातः, हरित्रातः। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हरिणा, भयम, सिंहात, देशस्य, शरणम, ग्रामम, ये विभक्तियाँ प्रयोग की गई है। देशस्य कौन सी विभक्ति है? सिंहात कौन सी विभक्ति है? भयम में कौन सी विभक्ति है? हरिणा में कौन सी विभक्ति है? शरणम में कौन सी विभक्ति है? ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? बताइए। आप इनकी विभक्तियाँ मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इनमें कौन कौन सी विभक्तियाँ हैं। और जब ये जुड़ गई तो इनका लोप हो गया। देशस्य, यहाँ पर देशस्य भक्ता तो नहीं बना ना इकट्ठा, देश भक्ता बना, तो ये लोप हो गया। और लोप यहाँ पर साफ लिखा है, समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। और यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले तो उत्तर पद की प्रधानता होती है और उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है, मतलब पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों समास थोड़े थोड़े समझ आ चुके होंगे। बाकी आपने पहले जो पढ़ा है आप उनका भी अध्ययन ज़रूर करें। आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, आप उनको निरंतर उनका अध्ययन करते रहे, उनके उदाहरणों को समझते रहे, ताकि हम इस समास प्रकरण को भी अच्छी तरह से ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से सीख सकें। ठीक है, तो अब आइए, आपका जो आज का गृह कार्य है, सबसे पहला गृह कार्य आपका दिया जाता है, पिछली श्रेणी की पाठ्य पुस्तक में से अव्ययी भाव तथा तत्पुरुष समास के उदाहरण ढूंढकर आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त समास आधारित प्रश्नावली के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। देखो, आपको प्रश्नावली दी जाएगी, उसके अनुसार आपने उत्तर देने हैं। अगर फिलअप करने के लिए होगा तो फिलअप करने, मैच करने के लिए मैच करना है। ठीक है,